आप पढ़ रहे हैं फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी। इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन 2 सबसे पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने जरूर होना चाहिए, एसएम शुक्ल की बुक का 2 नंबर क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ नर्मदा कंपनी लिमिटेड। नर्मदा कंपनी लिमिटेड दिया गया है जबलपुर। उसके बाद आपको इससे फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है। जब फाइनल अकाउंट बोला रहे तो उसमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस भी बनेगा और बैलेंस शीट भी बनेगी। ओपनिंग इन्वेंट्री दिया है, परचेज दिया है, वेजेस, सेल्स, डिस्काउंट, सैलरी, रेंट, जर्नल एक्सपेंसेस, डिविडेंड पेड, प्रॉफिट एंड लॉस, बैड डेप्ट, रिजर्व, ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल, कैपिटल, मशीनरी, कैश, सारी चीज़ें दी गई हैं। जहाँ पर जिसकी ज़रूरत पड़ेगी हम वहाँ पर उठा लेंगे। अदर इंफॉर्मेशन में इन्वेंट्री दी गई है 31 मार्च को 8200। चार्ज करना है डिप्रिसिएशन मशीन पर 10%। आउटस्टैंडिंग रेंट है 45 रुपीज़। प्रीपेड जर्नल एक्सपेंसेस है 38 रुपये का। एकदम आराम से आपको समझना है। आपको सबसे पहले फॉर्मेट बना कर रखना है। फॉर्मेट आपको याद करना पड़ेगा। फॉर्मेट अगर आपको याद नहीं है तो ये आपकी कमी मानी जाएगी। फॉर्मेट आपको तब याद होगा जब 2 बार, 4 बार, 6 बार आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तब आप फॉर्मेट याद हो जाएगा। सबसे पहले है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है सेल। ध्यान दीजिएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है सेल। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कितने का सेल दिया गया है। सेल दिया गया है 35,000। ध्यान दीजिएगा, सेल दिया गया है 35,000। हमेशा प्रत्येक क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आपको सेल लिखना पड़ेगा, सेल का अमाउंट लिखना पड़ेगा। इसको आपको ध्यान देना है, इसको आपको समझना है। उसके बाद आपको ध्यान देना है कहाँ पर? उसके बाद आपको ध्यान देना है आगे। आगे क्या ध्यान देना है? आगे आप क्वेश्चन में चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा आगे क्या ध्यान देना है। अदर इनकम में होता है इंटरेस्ट रिसीव होता है, कमीशन रिसीव होता है, रेंट रिसीव होता है, डिविडेंड रिसीव होता है। कुल मिलाकर के अदर कोई इनकम है तो उसको यहाँ पर लिखते हैं। डिस्काउंट रिसीव होता है तो डिस्काउंट रिसीव सेल के जस्ट नीचे दिया गया है। डिस्काउंट दिया गया है डेबिट में 750 रुपये का, क्रेडिट में दिया है 500 का। डेबिट वाला खर्च होता है, क्रेडिट वाला इनकम होती है। अदर इनकम, ये दोनों ही चीज़ें हैं और कुछ नहीं दिया है। दोनों को ऐड कर लेंगे 35,500 आपका हो जाएगा टोटल रेवेन्यू। इसी में किसी से कुछ नहीं पूछना है, यही इतना आपका टॉपिक है, यही इतना आप तैयार कर लेंगे। एक्सपेंसेस में अगला आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में ओपनिंग स्टॉक लिखा जाता है, यानी कि ओपनिंग इन्वेंट्री में इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का। फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। इतना आप कर लेंगे। ध्यान देंगे, ओपनिंग हमारा दिया गया है 7,500। परचेज कितने का दिया गया है? परचेज दिया है 24,500, माइनस कर देना है 8,200। आपका हो जाएगा 23,800 आपका मटेरियल कंज्यूम हो जाएगा। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेंड चेंज इन इन्वेंट्री में कुछ नहीं लिखना है। अगला है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय बेनिफिट में ध्यान देना है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में सैलरी का पैसा और वेजेज का पैसा जोड़ करके लिखा जाता है। आप क्वेश्चन में चेक करेंगे सैलरी जो दिया गया है और वेजेज जो दिया गया है। वेजेज दिया गया है 5,000 रुपये का और सैलरी जो दिया गया है 750 रुपये का। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में वेजेज दिया गया है 5,000 रुपये का,
सैलरी दिया है 750 रुपये का, 5,750 रुपया आपको लिख देना है। उसके बाद आपको क्या ध्यान देना है, डिप्रिसिएशन क्वेश्चन में कहा है 10% डिप्रिसिएशन लगाना है मशीनरी पर। मशीनरी हमारी कितने रुपए की है, मशीनरी हमारी 2900 का 10%, 29,290 रुपया डिप्रिसिएशन होगा। उसके बाद अदर एक्सपेंसेस का मतलब होता है जो इन सब में नहीं जाएगा वो अदर में जाएगा। अदर के लिए हेडिंग बना लोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अदर एक्सपेंसेस की जहाँ तक बात आती है तो यहाँ पर हम चलते हैं अदर एक्सपेंसेस में, ऊपर से ढूंढते हुए चलें। ओपनिंग इन्वेंट्री लिख दिया गया, परचेज लिख दिया गया, वेजेज लिख दिया गया, सेल लिख दिया गया, डिस्काउंट डेबिट वाला नहीं लिखा गया, डिस्काउंट डेबिट का 750 रुपया है। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं रेंट कहीं नहीं लिखा गया है, रेंट 495 रुपये का है, रेंट 495 रुपये का है। रेंट के बाद जर्नल एक्सपेंसेस कितने रुपए का है, जर्नल एक्सपेंसेस कितने रुपए का है, जर्नल एक्सपेंसेस है 1705 रुपये का। लेकिन आपको ध्यान देना है 1705 रुपये का जर्नल एक्सपेंसेस है, इसमें से प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस किया जाता है जो कि एडजस्टमेंट में दिया है। जो एडजस्टमेंट में दिया है वो 2 बार कैलकुलेशन किया जाता है 38 रुपये का। जैसे एडजस्टमेंट में दिया है ना, इसका कैलकुलेशन 2 बार होगा, एक बार बैलेंस शीट में, एक बार प्रॉफिट लॉस में। 1705 38 रुपया, 1667 रुपया। उसके बाद आपको ध्यान देना है आगे, डिविडेंड पेड यहाँ नहीं लिखा जाएगा, अभी डिविडेंड पेड यहाँ नहीं लिखा जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर दिया है। डिविडेंड पेड ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है 900 रुपये का, 900 रुपया ये लायबिलिटी होगा। डिविडेंड पेड आपको यहाँ भी नहीं लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको दिया गया है प्रॉफिट लॉस, इससे नहीं मतलब, बैड डेप्ट नहीं लिखा गया, 483 रुपये का बैड डेप्ट है, नहीं लिखा गया है, इसको आप लिखने का कार्य करेंगे। उसके बाद रिजर्व दिया गया है, रिजर्व यहाँ नहीं रहेगा, लायबिलिटी में रहेगा, ट्रेड पेबल लायबिलिटी में, ट्रेड रिसीवेबल असेट्स में, कैपिटल असेट्स में, मशीनरी असेट्स में, कैश असेट्स में रहेगा। इन सबको हम ऐड कर लेंगे, 750 495 प्लस 1667 प्लस 483 रुपया, 3395 रुपया, 3300 ध्यान दीजिएगा। रेंट आउटस्टैंडिंग है 45 रुपया, इसको भी लिखना है। आउटस्टैंडिंग का मतलब बकाया है, तो 495 में 45 रुपया और ऐड कर दो, 540 रुपया हो जाएगा, 540 रुपया हो जाएगा। इन सबको ऐड कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 3390। ये लायबिलिटी है, इसको लायबिलिटी में ले जाएंगे जब एसेट्स वो बनेगा, बैलेंस शीट बनेगी। ये एसेट्स होता है प्रीपेड, प्रीपेड को एसेट्स में ले जाएंगे। ऐड कर ले, अदर एक्सपेंसेस में हमारा आ गया 3390। अब हम एक्सपेंसेस को ऐड कर लेते हैं, 23,800 प्लस कर लेते हैं 5,750 प्लस 290 प्लस 3390 ऐड कर लेंगे, हमारा आ रहा है 33,230 रुपया खर्चा, 33,230 रुपया खर्चा आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, तीसरे वाले में थे, चौथा वाला माइनस कर लेते हैं, तीसरे वाले में से चौथा वाला माइनस कर लेते हैं, 35,500 माइनस कर लेते हैं 33,230 रुपया। आपका आ रहा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसके बाद कुछ नहीं है, इसके बाद आपको कुछ नहीं लिखना है, केवल इतना लिखिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, सेल लिखा जाएगा, यहाँ पर अदर इनकम लिखी जाएगी, अदर इनकम को जोड़ लेंगे, यहाँ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में, ओपनिंग में परचेज जोड़ दिया जाता है, क्लोजिंग को माइनस कर दिया जाता है। ये हो गया, इन दोनों से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रखनी है आपको। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 5,000, वेजेस दिया जा रहा है, सैलरी दिया रहा है 750, डिप्रिसिएशन पे लगा देना है 290, डिप्रिसिएशन 2900 की संपत्ति है, डिप्रिसिएशन लगा देना है 10%। अदर के लिए मैंने आपको बता दिया, ऐड करके लिख दिया गया, तीसरे में से चौथा घटा लिया, आपका आंसर आ गया। आप इसे लिख लीजिए। आपको बताने जा रहे हैं बैलेंस शीट कैसे बनती है। आपको ध्यान देना है, यहाँ आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी मालूम होना चाहिए। बैलेंस शीट का फॉर्मेट सबसे ऊपर होता है नेम ऑफ कंपनी, सबसे ऊपर अपनी कॉपी में लिखिए नेम ऑफ कंपनी। कंपनी का नाम आप लिख सकते हैं ऐसे डायरेक्ट, नर्मदा कंपनी लिमिटेड लिख देंगे,
उसके बाद आपको बताना चाहते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट लिखिए। बैलेंस शीट का फॉर्मेट ऐसे बनेगा, कॉलम दो बनते हैं, एक प्रीवियस ईयर का अमाउंट, एक करंट ईयर का अमाउंट। लेकिन यहाँ पर एक ही कॉलम हम बनाएंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर के अमाउंट का पैसा वैसा कुछ रुपया नहीं दिया है। तो ऐसे कॉलम जब आप बनाएंगे, 2-4 क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आने लगेगा। कुछ लोग सोचते हैं कि पहले ही क्वेश्चन में हम तीर मार देंगे तो टाइम लगता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। अब आपको ऐसे पार्टिकुलर कॉलम बन गया। कॉलम में आपको लिखना है सर्वप्रथम पार्टिकुलर, यहां पर लिखना है नोट नंबर, यहां पर लिखना है अमाउंट। आपको ध्यान देना है, सबसे पहला कार्य क्या करना है। सबसे पहला कार्य जो ऊपर होता है, इसके 2 पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, ऊपर वाला इक्विटी एंड लायबिलिटी और नीचे वाला असेट्स। तो आपको लिखना है, फर्स्ट नंबर हेडिंग डाल दीजिए इसे, 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। हिंदी में कहते हैं समता एवं दायित्व। चाहे हिंदी स्टूडेंट हो चाहे इंग्लिश स्टूडेंट हो, सब अंग्रेजी में लिखना पड़ेगा, हिंदी में कुछ नहीं होगा। यहाँ आपको ध्यान देना है, इक्विटी एंड लायबिलिटी में पहली हेडिंग होती है, पहली हेडिंग ए है पहली, यहाँ लिखना है शेयर होल्डर फंड्स। ध्यान दीजिएगा, शेयर होल्डर फंड का मतलब होता है जिसमें शेयर होल्डर का हिस्सा हो, जिसमें शेयर होल्डर की हिस्सेदारी हो। तो आपको लिखना है पहला ए, शेयर कैपिटल होता है ए, बी रिजर्व एंड सरप्लस होता है। होते तो बहुत सारे कॉलम हैं, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट होता है, लेकिन उसको हम यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि उसका काम है नहीं है, तो हम नहीं लिखेंगे, हमारा मर्जी है। ठीक है। शेयर कैपिटल में आप क्वेश्चन में देखो, शेयर कितने रुपए का दिया हुआ है, कैपिटल दिया हुआ है, क्रेडिट में दिया रहता है 10,000 रुपये का दिया है, शेयर कैपिटल में से 10,000 रुपीज़ ऐसे लिख दो। रिजर्व एंड सरप्लस की बात आती है तो यहाँ पर माथापच्ची का मामला होता है, यहाँ पर सिस्टम से सब कुछ कार्य करना पड़ता है। जो स्टूडेंट सिस्टम से कार्य नहीं करेगा वो भटक जाएगा दिशा। सबसे पहले देखो, एकरे पहले वाले जो पीएल हमने बनाया, कितना फ़ायदा आया, 2270 रुपया फ़ायदा आया। उसके बाद आप देखिएगा, जो इस साल का बना करंट ईयर का फ़ायदा 2270 आया। जो इसके पहले बना था वो में आया था 1503 रुपया फ़ायदा, आया था कि नहीं 1503 रुपया फ़ायदा। एमआई से 900 रुपया डिविडेंड दे देंगे, समझ रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ और जोड़ लो, रिज़र्व भी है, वो जोड़ दो। 2270 रुपये का रिज़र्व है, नहीं रिज़र्व दिया गया है 1550 रुपये का, 1550 रुपये का, 1550, 900 रुपया डिविडेंड। याद रखिएगा, इस पॉइंट को कभी नहीं भूलना है। इस साल का फ़ायदा, पिछले साल का फ़ायदा, ये क्या है, रिज़र्व है। रिज़र्व मतलब गुल्लक होता है, पैसा जुगाई के इकट्ठा के रखे हैं, ठीक है, और यही में से 900 रुपया डिविडेंड दे दिए। तो आपका आएगा कितना, 2270 प्लस 1503 प्लस 1550 माइनस 900, 4423 रुपया यहाँ लिख देना है। उसके बाद आपको ध्यान देना है, इसमें होता है नॉन करेंट लायबिलिटी, जैसे शेयर होल्डर फंड हुआ, दूसरी हेडिंग होती है, दूसरी हेडिंग अब आप बनाएंगे अगर, तो इसमें दूसरी हेडिंग बनेगी आपकी, दूसरी बनेगी लायबिलिटी में ही नॉन करेंट लायबिलिटी पहले बनती है। भैया नॉन करेंट लायबिलिटी जैसे डिबेंचर दिया रहता है, लॉन्ग टर्म लोन दिया रहता है, वो सब कुछ नहीं दिया है। उसके बाद बनती है करंट लायबिलिटी। अब आपको सीधा सीधा लिख देना है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी होता है वही
करंट लायबिलिटी में बिल्स पेबल आता है, ट्रेड पेबल आता है, आउटस्टैंडिंग आता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इसमें आपको ध्यान देना है, ट्रेड पेबल कितने रुपए का दिया है, देखो पहले ट्रेड पेबल 1750 रुपये का दिया है, थोड़ा इसको नीचे करेंगे, उसके बाद 1750 का देखो, इसमें एक चीज़ दिया था आउटस्टैंडिंग रेंट 45 रुपया, सबको जोड़ लीजिए 16,218। याद रखना आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी होता है, ये हो गया। अब पहला नंबर तो हो गया, अब दूसरा नंबर लिखियो, असेट्स, इंग्लिश में असेट्स, हिंदी में संपत्ति बोला जाता है। पहला इसमें पहला नॉन करेंट असेट्स, नॉन करेंट का मतलब होता है फिक्स्ड असेट्स। 2900 रुपये की थी मशीन, 2900 की थी, 290 रुपया डिप्रिसिएशन लगाया गया है। उसके बाद लिखा जाता है इन्वेस्टमेंट, लेकिन इन्वेस्टमेंट है ये नहीं है। उसके बाद लिखा जाता है करंट असेट्स, करंट असेट्स में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री 8200 रुपये की दी है, ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया है, 2 जगह जाएगा। उसके बाद क्या दिया है, ट्रेड पेबल कितना दिया है 3750, ट्रेड रिसीवेबल पेबल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना, वो कैश है यार 1620, 38 रुपये है, 38 रुपया। उसके बाद कैश है 1620। सबसे नीचे कैश लिखा जाता है कितना, 1620। दोनों एसेट्स लायबिलिटी इक्वल आते हैं तो सही है, नहीं तो सब गलत है। इसको ध्यान दीजिएगा, जोड़ लेंगे तो ये भी आएगा 16,218। पैसा जो लिखा है मैंने देखो ध्यान भंग हो गया, 2610, 8200, 2610, उसके बाद 8200, 3750, 38, 1620। तो याद रखिएगा, यहाँ नहीं लिखा जाएगा पैसा, यहाँ लिखा जाएगा, इसको लिख लीजिएगा। 16,218 टोटल आ रहा है। आंसर आपका मिल जाएगा, इसे आप अपने कॉपी में लिख। नमस्कार, आर.के. मौर्य कॉमर्स क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन कहता क्या है, क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए। आपको बताना चाहते हैं, कहा गया है द अंडर मेंटेन्ड बैलेंस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ पियोनियर फ्लोर मिल लिमिटेड। फ्लोर मिल है, ठीक है। इसमें दिया गया है परचेज, सेल्स, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ओपनिंग इन्वेंट्री, उसके बाद अनक्लेम डिविडेंड, ट्रेड पेबल, बिल्डिंग मशीनरी, इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, जर्नल चार्ज, डायरेक्टर फीस, इंटरिम डिविडेंड, इंटरेस्ट, शेयर कैपिटल, तमाम चीज़ें दी गई हैं, कोई बात नहीं, पढ़ लेना अपना। अदर इन्फॉर्मेशन मतलब इसमें कहा गया है आपको बैलेंस शीट बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाना है, और आपको सबसे पहले कहा है ए क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग इन्वेंट्री फ्लोर की, क्लोजिंग व्हीट एंड फ्लोर, गेहूं और आटा का क्लोजिंग स्टॉक जो दिया गया है 1,48,680, ये क्लोजिंग स्टॉक होता है। उसके बाद प्रोवाइड डिप्रिसिएशन करना है बिल्डिंग पे 10,000, 6500 रुपया मैनेजिंग कमीशन है, 1500 रुपया कंपनी कंट्रीब्यूट प्रोविडेंट फंड में है, इंटरेस्ट अकर्ड ऑन इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2750 रुपया है, एक क्लेम 2500 वर्कमैन कंपनसेशन, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले भैया आपको बनाना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। कंपनी का नाम सबसे ऊपर लिख लीजिए, कंपनी का नाम दिया है पियोनियर,
ठीक है, कंपनी लिमिटेड। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं, सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अपनी कॉपी में से स्ट्रक्चर बना लेंगे, अदर इनकम दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल रेवेन्यू हो जाएगा। टोटल रेवेन्यू में अलग अलग कैटेगरी है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डिप्रिसिएशन, अदर इनकम। टोटल रेवेन्यू में से माइनस कर देंगे एक्सपेंसेस, उसके बाद आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स दिया होगा तो टैक्स का घटा दिया जाएगा बाद में। तो एक एक करके हम अपना कार्य करते हैं, एक एक टॉपिक को सॉल्व करते हैं। आप पूरी की पूरी वीडियो देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो समझ में अवश्य आएगा। मेरे भाई सबसे पहले यहाँ क्या लिखा जाता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब मैंने आपको बताया है। क्वेश्चन में बैलेंस शीट में ट्रायल बैलेंस में क्या दिया रहेगा, ट्रायल बैलेंस में जब आप चेक करेंगे तो दिया रहेगा सेल। सेल दिया है, देखो दूसरे नंबर पर दिया है 9,83,947, 9,83,947। यहाँ लिख लो 9,83,947। अदर इनकम में क्या लिखा जाता है, अदर इनकम में कोई रेंट रिसीव हुआ हो, कोई रेवेन्यू रिसीव हुआ हो, कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ हो, कोई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कमीशन कुछ भी रिसीव हुआ हो तो चेक करते हैं। जब हम पढ़ते हैं तो हमें मालूम चलेगा, जब आप पढ़ेंगे तभी आपको मालूम चलेगा कितने रुपए का यहाँ से रिलेटेड कोई इनकम दी गई है। इनकम साधारण तौर पर क्रेडिट में दी रहती है, लेकिन यहाँ पर आपको चेक कर लेना है कितने रुपए की इनकम दी गई है, 11,294 रुपए की। तो कहाँ से निकलेगा, देखो इसमें एक इंटरेस्ट मिला क्रेडिट में, ध्यान दीजिएगा, इसके लिए वर्किंग नोट बनता है। नोट नंबर 1, इंटरेस्ट क्रेडिट में कितना दिया है, क्रेडिट का इंटरेस्ट दिया है देखो 8,544 रुपए का। उसके बाद आप देखेंगे तो आपको मिलेगा प्रॉफिट लॉस क्रेडिट दिया है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कहाँ दिया है, देखो क्वेश्चन में देखो इन्वेस्टमेंट दिया गया है कितने रुपए का, ध्यान दीजिएगा 2,88,950, लेकिन बाहर निकाल करके दिया है एडजस्टमेंट में। ये बैलेंस शीट में भी जाएगा, ये ट्रेडिंग पे प्रॉफिट लॉस में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आप लिख लेंगे 2750। देखो जो एडजस्टमेंट होता है वो दो जगह जाता है, यह इनकम है तो आपका इनकम में जाएगा ना, और उसके बाद बैलेंस शीट में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो इसको जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 2 10 1 11,294 रुपये आएगा ना। इसको ऐड कर लीजिए, ये पहला वर्किंग नोट 11,294, यहाँ लिख देंगे 11,294। इनको ऐड कर लेते हैं, जब आप इनको ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा आपका 9,83,947 प्लस 11,294, 9,83,947 प्लस कर देंगे 11,294, आ रहेगा 9,95,241, 9,95,241। ध्यान देना है फिर से एक बार, इंटरेस्ट क्रेडिट वाला, डिस्काउंट क्रेडिट वाला हो, रेंट रिसीव हो, इंटरेस्ट रिसीव हो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो, दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ पर आ जाएगा हमारा पहला और दूसरे की इनकम 2,95,241। अब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम की बारी आती है, तो मैंने आपको स्पष्ट तौर पर बताया है, ओपनिंग में परचेज जोड़ दो, क्लोजिंग माइनस कर दो ना। ओपनिंग चेक करो कितने का है, ओपनिंग इन्वेंट्री जो दिया गया है 1,72,058 प्लस कर देते हैं परचेज में 5,00,903। अब इसमें क्लोजिंग माइनस कर दीजिए। क्लोजिंग जब आप माइनस कर देंगे, क्लोजिंग जब आप माइनस कर देंगे, ठीक है, क्लोजिंग कितने रुपए का दिया है, क्लोजिंग दिया है हमारा देखो इसमें एडजस्टमेंट 1,48,680 का, 1,48,680 रुपये का दिया है। आ जाएगा कितना, फिर से चेक करते हैं। देखो भैया ओपनिंग दिया है ओपनिंग दिया है 1,72,000
58 रुपये का, प्लस कर देंगे 5,09,03 रुपये का, आ जाएगा हमारा 6,72,961 रुपये का, माइनस कर दो क्लोजिंग 1,48,680 रुपये का, 5,24,281 आपका आएगा। यहीं पर लिख दो 5,24,281। ओपनिंग में परचेज जोड़ा जाता है, क्लोजिंग को माइनस किया जाता है। अब देखो यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा, जो परचेज किया गया है अब यहाँ नहीं लिखा जाएगा। ये चेंज इन इन्वेंट्री यह भी नहीं लिखा जाएगा, मैंने बता दिया था। अब लिखना हो परचेज लिखना हो तो परचेज यहाँ लिखो, फिर यहाँ नहीं लिखना पड़ेगा इसको। यहाँ क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस कर दो, इसको लिख दो, ठीक है, अब नहीं लिखा जाएगा। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस का मतलब होता है जो एम्प्लॉय होता है उसको सैलरी दी जाती है, उसको वेजेज दिया जाता है। तो आप चेक करेंगे सैलरी कितने रुपए की है, वेजेज कितने रुपए का है, तो आपको पता लगेगा इसमें सैलरी कितने की है, वेजेज कितने रुपए का है। तो इसमें आपको जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दिख रहा है ये वेजेज में ही आएगा। क्या दिख रहा है? 3,59,000। इसमें देखो उसके बाद क्या दिया गया है, उसके बाद जो कंट्रीब्यूट पीएफ में किया जा रहा है, देखो उसमें एडजस्टमेंट में पीएफ किसके पैसे में डाला जाता है, पीएफ किसके लिए होता है, पीएफ एम्प्लॉय के लिए होता है। पीएफ किसके लिए होता है? एम्प्लॉय के लिए होता है। 1,500 रुपया ऐड कर देंगे, प्लस कर दीजिए। और क्या दिया है इसमें देखिए, और कोई पैसा दिया है इसमें 2,500 रुपया कंपनसेशन है, 2,500 रुपया। ध्यान दीजिएगा इसमें सैलरी वेजेज लिख के नहीं दिया है, इसमें क्या दिया भैया, इन्हें दिए हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 3,59,000। 1,500 रुपया पीएफ में डाला जाता है। पीएफ किसका होता है? कर्मचारियों का होता है। पीएफ कर्मचारियों का होता है। और किसका होता है? पीएफ कर्मचारियों का होता है। वर्कमैन कंपनसेशन किसका होता है? ये भी कर्मचारियों का होता है। तो एम्प्लॉय में 3,63,000 रुपया आपको लिख देना है। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं स्पष्ट तौर पर और अस्पष्ट तरीके के अनुसार क्या लिखना होता है हमें, फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब होता है जैसे कहीं पर आपने डिवेंचर लिया हो, समझिए कहीं पर आपने डिवेंचर, कंपनी ने डिवेंचर इशू किया हो, कंपनी डिवेंचर इशू करती है तो उस पर क्या देती है, ब्याज देती है। कंपनी लोन लेती है तो उस पर ब्याज देती है। कंपनी ने कोई लोन ले लिया है। उसके बाद डिप्रिसिएशन में क्या है, डिप्रिसिएशन में सबका निकाल के दिया है। बिल्डिंग पर निकाल के दिया है 10,000 रुपया, बिल्डिंग पर निकाल के दिया है 10,000 रुपया। 6500 रुपया किस पर निकाल के दिया है, 6500 रुपया निकाल के दिया है मैनेजिंग एजेंट कमीशन है। तो इसमें आपको ध्यान देना है डिप्रिसिएशन में 6500 रुपया और 10,000 रुपया बिल्डिंग पे है, सॉरी गलती की है मैंने, 10,000 रुपया दिया गया है बस बिल्डिंग पे डिप्रिसिएशन निकालने के लिए, और नहीं बोला 10,000 लिख दो। अब बात आती है अदर। अदर का मतलब जो इन सब में नहीं गया वो कहाँ जाएगा, अदर में जाएगा। अदर वाले में हमेशा वर्किंग नोट आपको देखने को मिलेगा। आप क्वेश्चन में देखेंगे तो अदर वाले में क्या जाएगा, अदर वाले में जैसे इस्टेब्लिशमेंट, जर्नल, डायरेक्टर फीस, मैनेजर कमीशन। ध्यान दीजिएगा अदर वाले में इस्टेब्लिशमेंट चेक करो क्वेश्चन में कितने रुपए का है, स्थापना व्यय 26,814 रुपया। जर्नल और डायरेक्टर तीनों लाइन से दिया गया है, तीनों को जोड़ लीजिए। उसके बाद मैनेजर कमीशन एडजस्टमेंट में दिया है 6500 रुपया, उसको जोड़ लीजिए, आपका निकल के आ जाएगा कितना, 66,192 रुपया। ठीक है, 66,192 रुपया। आपको ध्यान देना है, फिर से मैंने ये बता दिया आपको सेल है, ये मैंने बता दिया आपको क्या इंटरेस्ट क्रेडिट है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है। टोटल इनकम हमारी हो रही है 9,95,241 रुपए की। उसके बाद मटेरियल कंज्यूम में ओपनिंग में परचेज जोड़ो, क्लोजिंग माइनस कर दो। उसके बाद इन दोनों को नहीं लिखेंगे क्योंकि अगर लिखना है तो परचेज यहाँ लिखो, क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस करके यहाँ लिखो, तभी वाला छूट जाएगा आपका, कोई बात नहीं। एम्प्लॉय बेनिफिट में क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जोड़ी गई है, प्रोविडेंट फंड का, वर्कमैन कंपनसेशन का, मतलब कि जो अपने वर्कर के लिए हम करते हैं उसको लिखते हैं। फाइनेंस कॉस्ट कितना है, फाइनेंस कॉस्ट क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, वही डिवेंचर दिया रहता है तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर लिखा जाता है। डिप्रिसिएशन
क्वेश्चन में बोला है एक ही चीज़ का। अदर में क्या लिखा गया, अदर में आपको मैंने क्या बता दिया, अदर में देख लीजिए क्या क्या दिया है। अदर में क्या क्या रहेगा, अदर में रहेगा इस्टेब्लिशमेंट, जर्नल, डायरेक्टर, उसके बाद जो एक और बचेगा 6500 रुपया उसमें दिया है एडजस्टमेंट में 5,24,281 प्लस 3,63,000 प्लस 76,192 सब मिला करके आपका आ जाएगा 9,63,400 9,63,473 9,63,473। अब देखो तीसरे वाले में से चौथा वाला माइनस हो जाएगा, ऑटोमेटिक माइनस कर लेंगे, इनमें तो लॉस आना चाहिए, ठीक है। पहले 9 लाख कितना आ रहा था, सॉरी लॉस नहीं आएगा, प्रॉफिट ही आएगा। 9,95,241 माइनस 9,63,473 आपका आ जाएगा 31,768 प्रॉफिट बिफोर टैक्स 31,768, ठीक है 31,768 प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इतना आपका आंसर आएगा। इसमें टैक्स की कोई चर्चा नहीं दी गई है, इसे पहले लिखिए उसके बाद बैलेंस शीट बनाते हैं। आपको ध्यान देना है, अब बैलेंस शीट बनाने की प्रक्रिया चालू होगी। बैलेंस शीट बनाने की प्रक्रिया में आपको बैलेंस शीट लिखना पड़ता है, ऊपर यही बैलेंस शीट का कंपनी का नाम लिख लो, फॉर द एंडिंग ईयर। अब आपको ध्यान देना है क्या, सबसे पहले क्या होता है, पहला नंबर ऊपर होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी हेडिंग, इक्विटी एंड लायबिलिटी में पहला होता है शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड में पहला होता है शेयर कैपिटल, दूसरा होता है रिजर्व एंड सरप्लस, सी भी होता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट वारंट, लेकिन सी का पैसा दिया ही नहीं, हम लिखेंगे नहीं, जगह नहीं है, ठीक है। तो बी जो है वही लिख देते हैं। शेयर पूरे कैपिटल पूरे क्वेश्चन में चेक करिए कितने रुपए का दिया है कैपिटल, क्रेडिटेड दिया रहेगा, चेक करेंगे कैपिटल दिया गया है 60,000, 10 रुपये का एक शेयर, यानी कि 6 लाख रुपए की कैपिटल दी गई है, मिला, चेक करिए, दिया गया है 60,000, 10 रुपये का एक, 6 लाख रुपया, ऐसे लिख दो बस। रिजर्व एंड सरप्लस में सबसे बड़ा मामला होता है, ये ज़्यादा समझना है। इस साल का फायदा कितना आया जब हम लोगों ने पीछे प्रॉफिट लॉस बनाया, तब इतना आया ना, उसके बाद पिछले साल का भी फायदा ही दिया रहता है क्वेश्चन में। पिछले साल का फायदा पहले नहीं मिल रहा है, पहले हमारी नज़र में आ रहा है जर्नल रिजर्व, लिख दो, जो आ रहा है समझने लिख दो, पिछले साल का फायदा भी लिख दो, मिल गया हमको वो भी 16,848, 16,848। कहीं पर चेक करो डिविडेंड वगैरह देना हो तो माइनस कर दिया जाता है, डिविडेंड देना है इसमें कितना, 15,000 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देना है, 15,000 का अंतरिम डिविडेंड देना है, चेक कर लीजिए कहाँ देना है, ठीक है। मोटर व्हीकल नहीं है, दूसरा है, अंतरिम डिविडेंड दिया है, ठीक है, अंतरिम डिविडेंड 15,000 देना है। कहाँ से दिया जाता है, फ़ायदा से ही, रिजर्व से ही। देखो इस साल का फ़ायदा है, पिछले साल का फ़ायदा है, ए आपको ध्यान देना है। शेयर कैपिटल 6 लाख का दिया है, शेयर कैपिटल पैसा वहाँ ऊपर लिखा है, यहाँ सामने रहेगा, ठीक है, बात वही है, कोई मतलब नहीं।
ए किस साल का फ़ायदा है, ए पिछले साल का फ़ायदा है, ए हमारा क्या है, ए हमारा क्या है, 2,50,000 रिजर्व है, इसमें से ही डिविडेंड दिया जाएगा। इसको ऐड और लेस कर लेते हैं, 31,768 प्लस कर देंगे 2,50,000 ना, प्लस 16,848 माइनस 15,000, 2,83,616 रुपया रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा। 2,83,616 ये हो गया आपका। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी होता है, नॉन करंट लायबिलिटी में कोई है ये नहीं है। उसके बाद क्या होता है, लॉन्ग टर्म प्रोविज़न होता है, ठीक है। उसके बाद देखो हेडिंग लिख देते हैं, भले नहीं है, उसके पहले हेडिंग है दूसरा, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, हेडिंग होती है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इसमें कोई पैसा नहीं है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ये में क्या आता है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में जैसे डिबेंचर हो, लॉन्ग टर्म लोन हो, वो आता है, ठीक है। उसके बाद चौथा नंबर इसमें क्या आता है, चौथा नंबर आता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म प्रोविजन क्या बोला है प्रोविजन करने के लिए, देखिए क्वेश्चन में बोला है प्रोविजन करने के लिए, पहले चेक कर लेते हैं कुछ बोला है। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, प्रोविजन यही करना है, 1,500 रुपये का करना है, किसका, 1,500 रुपये का करना है। एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, उसके बाद बताते हैं। आपको ट्रायल बैलेंस में देखना है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में स्टाफ के लिए 37,500 सबसे नीचे दिया है, फिर बाद में 1,500 का करना है, कितना हो जाएगा, 37 से 38 से 39,000, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, 5वें नंबर पे करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में वही क्रेडिटर आएगा, वही बिल्स पेबल आएगा, वही आउटस्टैंडिंग आएगा। तो आप चेक कर लीजिए ट्रेड पेबल कितने का दिया, चेक करो। ट्रेड पेबल क्वेश्चन में देखेंगे, ट्रेड पेबल दिया है 36,858 ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में, 36,858। उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद देखो कैश नहीं, उसके बाद अदर करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी में मैनेजिंग कमीशन दिया है, अनक्लेम डिविडेंड दिया है। अनक्लेम डिविडेंड मतलब अदर करंट लायबिलिटी होती है जो क्लेम नहीं मांगी नहीं गई लेकिन देना पड़ेगा। अदर करंट लायबिलिटी क्या, एजेंट में कमीशन 6500 रुपये का, प्लस दिया है 6,526 रुपये का, क्या 6,526 रुपये का अनक्लेम डिविडेंड। मैनेजिंग एजेंट कमीशन, कमीशन बाहर नहीं दिया, बाहर बैलेंस शीट के बाहर, उसमें ट्रायल बैलेंस के बाहर 6500 रुपये का। अनक्लेम डिविडेंड कितने का दिया है, 6,226 रुपये का, जोड़ लो दोनों को, ये अदर होता है, 13,026 हो जाएगा। बैलेंस शीट में एसेट्स लिखने की जगह ही नहीं बनेगी क्या अभी। उसके बाद प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन होता है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आप देखेंगे 2500 रुपये का दिया है, जो देखो बैलेंस शीट के बाहर, तो सॉरी ट्रायल बैलेंस के बाहर 2500 दिया नहीं है, वर्कमैन कंपनसेशन 2500 रुपया। इन सबको जोड़ लो, 6 लाख, 2,83,000, 39,000, उसके बाद 36,858, उसके बाद 13,000, 13,2500, 9,75,000 टोटल लायबिलिटी। अभी लायबिलिटी पर पहुँचे हैं, इतना लिखना पड़ेगा, इसको हटा देंगे उसके बाद आगे चलेंगे, पहले इसको लिखिए।
आपको ध्यान देना है। अब असेट्स पर हम बताएंगे, असेट्स पर पूरी सिस्टम को लाते हैं। उसी के नीचे आपको असेट्स लिखना है, तो आपको लिखना है सेकेंड नंबर, पहले सेकेंड नंबर असेट्स। असेट्स में क्या होता है, कॉलम के अंदर लिखना आप लोग सब कुछ, सॉरी इनटेंजिबल, टेंजिबल होता है पहले ना, पहला जो होता है इसमें टेंजिबल। टेंजिबल में पहला होता है नॉन करेंट, पहले लिखा जाता है ऐसे, पहला लिखा जाता है नॉन करेंट। नॉन करेंट में टेंजिबल। फिक्स असेट्स, फिक्स असेट्स में आप जान रहे हैं, फिक्स असेट्स में आप देखिए क्या दिया है फिक्स असेट्स के लिए। तो आप जैसे बिल्डिंग दिया है, बिल्डिंग कितने का दिया है चेक करो, 1 लाख का था, लेकिन 10,000 डिप्रिसिएशन भी हुआ था। $90,000 का। उसके बाद मशीनरी लिख दो, फर्नीचर लिख दो। मशीनरी कितने की है? 2 लाख। फर्नीचर 5,000। फर्नीचर 5,000 रुपये का। उसके बाद दिया गया मोटर व्हीकल, देखो ठीक है, ये सब क्या है, एसेट्स है। कितना हो जाएगा? 3,30,000। 30 कैसे होगा? 3,10,000 होगा। उसके बाद इन्वेस्टमेंट देखो कहीं पर है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट लिखा जाता है दूसरे नंबर पे। कितने रुपए का है? 1,57,380। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में आप देखिए, पहले चेक करिए पहले इन्वेस्टमेंट कितने का है। 2,88,950। उसके बाद आपको बताना है, उसके बाद आपको क्या बताना है, आगे चलते हैं। इतना हो गया करंट असेट्स। करंट में सबसे पहले लिखा जाता है, समझ रहे हैं, इन्वेंट्री। करंट में सबसे पहले आपका लिखना है, करंट इन्वेस्टमेंट है ये नहीं है, इन्वेंट्री लिखो। इन्वेंट्री मतलब क्या होता है? इन्वेंट्री मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक दिया है कितने का? 1,48,680 रुपये का। उसके बाद क्या दिया गया है? ट्रेड रिसीवेबल 1,57,380 रुपये का लिखो। उसके बाद ढूंढो कैश 67,240। उसके बाद क्या दिया है? कैश के बाद देखो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वही बचेगा बस। इन्वेस्टमेंट कितना? 2750। जो वहां पर आया था वहीं यहाँ पर भी टोटल आ जाएगा 9,75,000। इसे लिख लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा टोटल असेट्स, इसको ऐड कर लेंगे 9,75,000, आपका आंसर आ जाएगा। 2750 लिखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है।